नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जो जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था भाषा और साहित्य का, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग दूसरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है। और भाषा और साहित्य में दूसरा लेक्चर है, 7 पेजेस को देखेंगे, लगभग 21 से 22 पेजेस हैं इस चैप्टर में। तो इन चीज़ों को आज की डेट में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है। और जो यह वीडियो है दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को जैसे ही यह लेक्चर पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें पूरी करी थी तो वो आपकी उर्दू तक पूरी कर ली गई थी। अब आज की डेट में हम डोगरी भाषा से संबंधित चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखिए डोगरी जो भाषा है वो जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल की एक लोकप्रिय भाषा लिपि है जिसको कहा जाता है तकरी। और इस भाषा में किंतु जब कहा जाता है जब से इतिहास साहित्यकारों ने देवनागरी लिपि को अपनाया है तब से क्षेत्रीय भाषा का स्वरूप जो है राष्ट्रीय स्तर का बनने लगा है। इस भाषा में प्राचीन संस्कृत और डोमरा पहाड़ी क्षेत्रों की जनबोलियों को शामिल किया जाता है, सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। और डोगरी का प्रारंभिक काल जो है वो 16वीं शताब्दी तथा आधुनिक 19वीं शताब्दी से माना जाता है। डोगरी के प्रारंभिक कवियों में मानचंद्र गंभीर राय, देवी दत्त, गंगाराम आदि के नाम प्रमुख हैं। जो आपके तेहिल दास की फारसी कृति है रजौली, तो रजौली की डोगरी में अनुदित गद्य रचना को साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है। आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में हरदत्त शास्त्री तथा दीना भाई पंत ने क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चेतना को जागृत करने हेतु अनेक रचनाओं की रचना की है। ठीक है। इसी काल के कवि थे ज्ञानेश्वर, तो ज्ञानेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस भाषा को निरंतर समृद्ध करते रहने में उपन्यासकार हैं जैसे वेदराही हैं, कलाकार नरेंद्र खजूरिया हैं तथा गजलकार कुंवर वियोगी हैं। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान मिलता है जो डोगरी भाषा है उसके संदर्भों में। अब अगली भाषा कौन सी है? अगली भाषा है, 9वीं भाषा है आपकी तमिल। तो देखिए तमिल जो है द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है और तमिल भारत की प्राचीनतम एक ऐसी भाषा है जिसकी साहित्यिक इतिहास जो है लगभग ईसा पूर्व 500 वर्ष से उपलब्ध है। इसकी प्रारंभिक कृति जो है वो है आपकी तोल्कापियम। ठीक है, तोल्कापियम मानी जाती है और जो कि एक व्याकरण की पुस्तक है और इसमें अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है, वर्णन किया गया है। और यह भाषा संस्कृत से न्यूनतम प्रचलित है जबकि इसकी सहचरी भाषाएं संस्कृत से अधिक प्रभावित करती हैं। इस भाषा के साहित्यिक रूप को हम लोग देखते हैं तो सेतमिल तथा लोक रूप को अगर देखते हैं तो कोड तमिल कहा जाता है। ठीक है। साहित्यिक भाषा के रूप को क्या कहते हैं? सेतमिल कहते हैं। और लोक रूप के भाषा को क्या कहा जाता है? कोड मिल कहा जाता है। इस भाषा की 2 लिपियां प्रचलित हैं, वट एशतु एवं ग्रंथम। तो ये 2 लिपियां हैं। तमिल साहित्य की तमिल जो साहित्य है इसका आदिकाल जो है ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल को संगम काल कहते हैं। ठीक है। और इस संगम काल की उपलब्धि कृतियाँ जो हैं वो पट्टी पत्रु है और एट्टु तोग्गे है। ठीक है। तो ये 2 कृतियाँ मानी जाती हैं। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है कि तमिल के तुलसी कहे जाने वाले कवि जो हैं वो कम्मन की महान धार्मिक एक कृति है। कम्मन रामायण के 10,308 पद आज भी तमिल भाषा में बहुत श्रद्धापूर्वक गाए जाते हैं। 3री शताब्दी में एक राजवंशी कवि थे इलंगो, तो इलिंगो के द्वारा रामायण पर आधारित एक महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। यह संगम साहित्य की जब बात करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है।
और शिल्पादिकारम की रचना जो की थी तो वह इलंगु ने की थी, तथा मणिमेखले भी इस श्रद्धा के पात्र हैं। तो मतलब मणिमेखले भी है और इलंगो भी है। तमिल साहित्य में भक्ति काव्यों का प्रमुख स्थान है। शैव वैष्णव दोनों ही मतों के कवियों ने उच्च कोटि की रचनाएं की हैं। तमिल भक्ति साहित्य में जैन, बौद्ध, ईसाई मत की अनेकानेक रचनाएं भी मिलती हैं। मतलब इन धर्मों की रचनाएं भी की गई हैं। अब देखिए, उमरू पुलवर ने 500 छंदों की एक रचना द्वारा हजरत मोहम्मद साहब के जीवन दर्शन का वर्णन किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैष्णव और शैव, जो आपके बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई मत, इन सब पर इनका वर्णन मिलता है। तमिल गद्य साहित्य का विकास जो है 20वीं शताब्दी में संभव हुआ। साहित्य की कथा, उपन्यास, निबंध तथा रिपोर्टाज की परंपरा इसी काल में प्रारंभ हुई। देश के स्वतंत्रता संग्राम में तमिल काव्य का जो है, तमिल साहित्य का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगली भाषा जो है, अगली भाषा को देख लेते हैं कि तेलुगु भाषा। देखिए, संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं से अत्यंत प्रभावित द्रविड़ परिवार की भाषा है तेलुगु। तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति जो हुई है तेनुगु से हुई है। और तेलुगु जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इस सहज माधुर्य भाषा के आदि कवि जो नत्रय भट्ट ने किया था। किसने किया था? नत्रय भट्ट ने। इस भाषा का साहित्य का विकास जो है 11वीं शताब्दी से माना जाता है। और नत्रय भट्ट ने क्या किया था कि संस्कृत महाकाव्य का अनुवाद तेलुगु में किया था, जो कि तमिल साहित्य की एक प्रथम कृति भी मानी जाती है। ठीक है, संस्कृत महाभारत का जो अनुवाद जो किया था वो तेलुगु में किया था। ठीक है, और यह तमिल साहित्य की प्रथम कृति भी मानी जाती है। इसमें पूर्व का साहित्य देशी तथा मार्गी रूपों में शिलालेखों पर मिलता है। तेलुगु के तुलसी कहे जाने वाले गोनागलना रेड्डी ने तेलुगु में रंगनाथ रामायण की रचना की है। इस काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, जिसमें पोतना, तिक्कना और गौरन्ना जैसे धार्मिक कवियों ने अनेकानेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, तो ये है। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है आपकी 16वीं 17वीं शताब्दी में जब तेलुगु साहित्य में अत्यधिक वृद्धि हुई, तंजौर, मदुरै जैसे पश्चिमी क्षेत्रों के साहित्यकारों द्वारा की जाने लगी, तो इस काल को दक्षिणी काल भी कहा जाने लगा। और इस काल के लेखकों तथा कवियों में प्रमुख राजवंश जो हैं महिला तथा गैर ब्राह्मण साहित्यकारों की थी। इस काल की प्रतिनिधि कृतियाँ जो हैं वो है पोद्दना का मनुचरित तथा कृष्णदेव राय का अमुक्त माल्यदा मानी जाती हैं। 2 कृतियाँ हैं। अब अगली जो भाषा मानी जाती है, अगली भाषा है आपकी पंजाबी। देखिए, पंजाबी भाषा का विकास जो हुआ है टक अपभ्रंश से हुआ है। मध्यकालीन पंजाबी भाषा के रूप आज भी हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। पंजाबी भाषा के अनेक शब्द जो हैं बौद्ध और जैनों धर्म से उपलब्ध हैं। बौद्ध जैन ग्रंथों में भी हमें ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ये चीज़ें उपलब्ध हैं। इसकी वास्तविक लिपि जो है, इसकी लिपि कौन सी है? गुरमुखी है, किंतु यह जो देवनागरी तथा फारसी लिपियों में भी लिखी गई है आपकी पंजाबी भाषा। इस भाषा का आदिकाल जो है 1177 से 1450 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकाल की जहाँ तक बात करते हैं तो 1451 से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल जो माना जाता है वो आपका 1851 से अब तक माना जाता है। इस भाषा पर फारसी एवं अरबी भाषाओं का प्रभाव जो है और वैदिक सभ्यता की भी छाप हमें इसमें दिखाई पड़ती है। पंजाब जो एक पंजाबी के आदि कवि हैं बाबा फरीदकोट ने 13वीं शताब्दी में इसी भाषा में श्लोकों और स्रोतों की रचना की थी। साहित्य सृजन का सूत्रपात किया था और इसी काल में अमीर खुसरो ने तुगलक साहब पर पंजाबी भाषा में वार की रचना की थी। किसने की रचना की थी? वार की। आदि गुरु नानक देव 1469 ईस्वी के प्रादुर्भाव में अंतिम एवं 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। 1708 के अवसन का समय था। ठीक है, उस समय था और पंजाबी भाषा का यह स्वर्णकाल भी कहा जाता है गुरु गोविंद जी के काल का।
ठीक है। पंजाबी के काव्य साहित्य पर सूफ़ी का स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है और 1800 ईस्वी तक जो है रामायण, महाभारत और भगवद गीता, पुराण, उपनिषदों आदि का पंजाबी में भी अनुवाद किया गया है। लुधियाना के ईसाई मिशनरी ने 1852 में बाइबल का पंजाबी अनुवाद प्रकाशित किया। पंजाबी का प्रथम समाचार पत्र जो था वो खालसा समाचार को वर्ष 1854 में अमृतसर से प्रकाशित किया गया था। ठीक है। अब देखिए अगली जो भाषा है वो है आपकी मराठी। देखिए महाराष्ट्री अपभ्रंश से जन्मी है मराठी भाषा, और मराठी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता हमें दिखाई देती है। पैसाची, मगधी एवं अर्धमगधी से प्रभावित इस भाषा में पाली के शब्द भी हमें मिलते हैं, देखने को उपलब्ध हैं। इस भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व जो है 11वीं शताब्दी में प्रकट होने लगा, किंतु साहित्यिक लेखन जो है 12वीं शताब्दी से ही उपलब्ध होता है। मराठी साहित्य को 6 कालों में विभक्त किया जाता है। देखिए यादव काल 1189 से 1320 में, सेकंड है बहमनी काल 1320 से 1600 ईस्वी में, मराठा काल 1600 से 1700 ईस्वी में, पेशवा काल 1700 से 1800 ईस्वी में, और ब्रिटिश काल 1800 से 1947 के बीच में, और आधुनिक काल 1947 से अब तक। तो ये कुछ विभाजन है मराठी भाषा का, किस किस काल में किस किस तरीके से इसका विकास हुआ है। यादव काल जो है बहमनी काल में रचित रचनाएं जो थी वो पदों में ही हमें मिलती हैं। धार्मिकता एवं दार्शनिकता का स्पष्ट जो प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होता है। मराठी का आदि ग्रंथ है विवेक सिंधु को माना जाता है, जिसकी रचना जो है नामपंथी मुकुंद राज ने की थी। इसके पश्चात संत ज्ञानदेव तथा द्वारा रचित जो है भगवद गीता के मराठी के भाष्य ज्ञानेश्वरी का प्रकाशन हुआ, जो आज भी श्रद्धा का पात्र माना जाता है। अब मराठा काल में गोवा की ईसाई मिशनरियों ने क्या किया था कि मराठी साहित्य में अभिवृद्धि हेतु अपनी धार्मिक पुस्तकों का मराठी में अनुवाद प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया था। फादर फेंस की मराठी में कृति एक है कीस्त पुराण, तो इस काल की यह प्रतिनिधि रचना है। पेशवा काल में यह कृष्ण दयाणव और श्रीधर ने मराठी में साहित्यिक रूपों का जो प्रयोग था उसको प्रारंभ किया था। अब इसके बाद क्या होता है कि मराठी के आधुनिक रूप का जो जनक है वो केशव सुत को माना जाता है। मराठी में दैनिक पत्रकारिता का जो श्री गणेश है वो 1840 में प्रकाशित दैनिक दिग्दर्शन से हुआ है। अब अगली चीज़ की कौन सी है, अगली भाषा जो है वो है बांग्ला। देखिए बांग्ला भाषा की जहाँ तक बात करते हैं तो मगधी अपभ्रंश से जन्मी है। बांग्ला की भले ही एक लिपि हो, किंतु इसके अधिकांश शब्द जो हैं संस्कृत से उद्धृत हैं, और इसका जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो 8वीं शताब्दी से ही जो प्रारंभ हो गया था। और बांग्ला साहित्य के विकास क्रम को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। आदिकाल 900 से 1200 ईस्वी तक, मध्यकाल 1200 से 1840 ईस्वी तक, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका आधुनिक काल 1840 से वर्तमान काल तक। तो इस भाषा साहित्य की प्रारंभिक रचनाएं 2 प्रकार की मानी जाती हैं। कौन कौन सी, एक है आपका नाथ संप्रदाय से संबंधित रचनाएं, दूसरा है राधा कृष्ण विषयक प्रेम दर्शक रचनाएं। तो 14वीं शताब्दी के रचनाकार थे चंडीदास को यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने मात्र अपनी अकेली प्रतिभा से लगभग 1000 रचनाएं उन्होंने की थी। तो ये किसने रचनाएं की थी, लगभग 1000 से ज़्यादा, तो यह चंडीदास ने की थी। अब अगली चीज़ क्या है, देखिए बंगाल की धरती पर ब्रिटिश शासन की शूद्रजनों ने बांग्ला साहित्य को अधिक परिपक्वता प्रदान की। इसका श्रेय 19वीं शताब्दी के अंग्रेज शिक्षित बंगालियों तथा ईसाई मिशनरियों को प्रदान किया जाता है। बंगाल साहित्य में एक साहित्यिक क्रांति तब उपजी जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, राज सिंह तथा विश्ववृक्ष सरीखे उपन्यासों के माध्यम से साहित्य को एक नई दिशा आयाम प्रदान करते हुए एक राष्ट्रीय चेतना को सक्रिय किया। आनंद मठ की जहाँ तक बात की जाती है तो गीत जो है वंदे मातरम ने पाठकों में राष्ट्रीयता की अलग जो
एक अलख है उसको जगाने में इसका प्रेरणा का कार्य किया और आज भी वह गीत भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रतिष्ठित है। इस युग के उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने श्रीकांत, बड़ी दीदी तथा मजली दीदी जैसे उपन्यास लिखे, ठीक है, इनकी रचना करी। और रविन्द्रनाथ टैगोर के चोखेद बाली, नौका डूबी और गोरा आदि उपन्यासों के द्वारा बांग्ला साहित्य को अति सम्मानित कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं आपके बांग्ला साहित्य के से संबंधित। अब देखिए मलयालम की बात कर लेते हैं। तो देखिए मलयालम भाषा की जहाँ तक बात करते हैं तो मलयालम शब्द की उत्पत्ति जो है मलय आलम से हुई है। इसे मलय शब्द का अर्थ है पर्वत और आलय आलम शब्द का अर्थ है समुद्र, ठीक है, समुद्र और अर्थात पर्वत एवं समुद्र का राज्य। यह भौगोलिक स्थिति मुख्यतः केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार एवं पौंडीचेरी राज्यों में लागू होती है। केरल तथा लक्षद्वीप राज्यों की जो राजभाषा है वो मलयालम होने तथा अंडमान निकोबार तथा पौंडीचेरी में मलयालम के प्रचलन की सार्थक पुष्टि हमें दिखाई पड़ती है। मलयालम साहित्य के विकास क्रम को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाग कौन सा है? आदिकाल 16वीं शताब्दी के मध्य तक। दूसरा है मध्यकाल 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और आधुनिक काल 1850 से अब तक। अब देखिए मलयालम के आदिकाल को स्पष्टतः 3 धाराएं मिलती हैं। पच्च मलयालम धारा, तो इसमें क्या होता है कि जो लोक कथाएँ होती हैं, लोकगीत होते हैं, तो इनका सृजन हुआ इस धारा में। और इस धारा में भद्रकाली, पाट्टू और तियाट्टू और पटाट्टू तथा शस्त्रकाली, तोट्टम, पाट्टू सरीखे धार्मिक कार्य जो हैं विषय गीतों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तमिल धारा में क्या होता है कि तमिल इस धारा की जो प्रमुख रचना है वो रामचरितम मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जो कवि हैं निर्णम कृति, कर्णशम रामायण जो है एवं भगवत गीता एवं भारतमाला की अपनी महत्ता हमें तमिल धारा में दिखाई देती है। अब देखिए तीसरी धारा जो है संस्कृत धारा है। तो मलयालम में एक विशेष भाषा है मणिप्रवाल, तो इसका संस्कृत के संयोग से विकास हुआ है। 14वीं शताब्दी में रचित लीला तिलकम की रचना जो है इसी विशेष भाषा में की गई थी। इस पुस्तक में मलयालम व्याकरण की व्याख्या की जाती है। तो मलयालम भाषा की जहाँ तक बात करते हैं तो कुछ अन्य चीज़ें हैं कि जैसे 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था। देखिए 15वीं शताब्दी मलयालम साहित्य में अनेकानेक धार्मिक ग्रंथ जैसे किलिपाट्टू और छंदों में रचित चेरू श्री, नंबूदरी, कृष्ण गाथा, ठीक है, येषु तच्छन कृति, आध्यात्मिक रामायण, भारत एवं भागवतम आज भी मलयालम समाज एवं साहित्य की बहुमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। अब देखिए 18वीं शताब्दी में बात कर लेते हैं तो आट्यकथा तथा तुल्लल रचनाओं की रचना हुई और इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। कथकली जो नृत्य है, नृत्य में आज भी आट्यकला के पद हमें प्रयुक्त दिखाई पड़ते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक केरल वर्मा, ठीक है, केरल में वर्मा और राजा राम वर्मा आदि कवियों ने क्या किया कि साहित्यिक पुनर्जागरण का सूत्रपात किया। चंदू मेनन तथा इंदु लेखा एवं शारदा ने साहित्य में उपन्यास विधा को स्थापित किया। मलयालम भाषा के साहित्यकार जी शंकर कुरूप को वर्ष 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया तथा इसके पश्चात एसके पोट्टेकट को 1980 में, तक्सी शिवशंकर पिल्लई को वर्ष 1984 में तथा एमटी वासुदेवन नायर को 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये कुछ भाषाओं को दोस्तों आज हम लोगों ने देखा और ये इसमें हम लोगों ने 7 चैप्टरों को हम लोगों ने देखा और पेजेस को देखा। और अब अगले लेक्चर में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा
तो उसमें आप लोगों को यह पीडीएफ जो है पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। 2019 का अलग से चल रहा है और 2020 का अलग से चल रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चेक कर सकते हैं या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग संस्कृत भाषा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।